बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 8 में हम वेक्टर्स का पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे थे। पिछले सारे 7 जो लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर हमने जो वेक्टर्स का चैप्टर है उसको ही डिस्कस किया है। और इसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है और बार बार ये पास पेपर में पूछा भी गया है। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में है। तो ये जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है ये एक्चुअली कोरिलेट करता है वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के साथ। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का आपस में एक रिलेशन है। हम इससे पीछे स्टोक्स थ्योरम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने देखा था कि स्टोक्स थ्योरम में एक सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल का रिलेशन होता है। तो इसकी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी टेकन ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये इसकी स्टेटमेंट है। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल से, फिर हमें समझ आती है। इसको हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट को। जी तो स्टूडेंट्स मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख दी है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी। अगर आप एक वेक्टर वी जो है उसका एक सरफेस इंटीग्रल लेना चाहते हैं तो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर का हम पीछे कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं। तो उसमें हम देखते थे कि हम हमेशा जब भी सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेक्टर का तो हम उसके नॉर्मल कंपोनेंट ही फाइंड करते हैं। सो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी टेकन ओवर द क्लोज सरफेस। यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम में जो मेन डिफरेंस है वो यही आएगा कि स्टोक्स थ्योरम में हमने एक ओपन सरफेस कंसिडर की थी, लेकिन डाइवर्जेंस थ्योरम में, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम जो सरफेस कंसिडर कर रहे हैं वो एक क्लोज्ड सरफेस है, किसी भी शेप में हो सकती है। सो इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वी टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी मैंने लिख दी है। हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी लिखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो बच्चों ये है असल में सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर वी। आपको पता ही है कि आप ds को डिज़ोल्व करके यूँ भी लिख सकते हैं, यानी डॉट n इंटू डी एस। तो इसका मतलब क्या होता है कि वी आर टेकिंग द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर वी। हम वेक्टर के जो नॉर्मल कंपोनेंट हैं उनका सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं। और इसकी लेफ्ट साइड को देखें तो डेल डॉट वी डाइवर्जेंस कहलाता है, डाइवर्जेंस ऑफ वी। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर का हम वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं। सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर का वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल के। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहलाता है। इसलिए मैंने बोला है कि ये एक ऐसा थ्योरम है जो कोरिलेट करता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ। तो हम इसका पहले थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं, डेल की वैल्यू लगा के और वी की, और फिर वी और एन की वैल्यूज़ लगा के। तो देखें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और उसके बाद फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं। सो मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं जी बच्चों। तो हमने कुछ चीज़ें एज्यूम की हैं इसके प्रूफ के लिए। एक वेक्टर लिया है हमने वी, उसका नाम रखा है v1i प्लस v2j प्लस v3k। ये इसके कंपोनेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होइएगा कि क्योंकि हमने वॉल्यूम को भी v से ही डिनोट किया हुआ है और वेक्टर को भी हमने v से ही डिनोट किया गया है। तो ये सेपरेट है, वेक्टर v जो है उसको सेपरेट से डिनोट कर रहे हैं और वॉल्यूम जो है उसको हम सेपरेट v से डिनोट कर रहे हैं। तो v1 v2 v3 जिसके साथ लिखा हुआ डेफिनेटली वो वेक्टर के ही कंपोनेंट होंगे। तो अब देखें हम इन वेक्टर्स को ज्यूम करके अगर आप डेल डॉट वी लिखते हैं, हम इसको पहले भी देख चुके हैं, तो आपने जस्ट डेल ऑपरेटर का और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो वो डेल डॉट वी आ जाएगा। हम पीछे इसको देख के आ चुके हैं। तो ये बराबर आ जाएगा डेल डॉट वी कर ली वी1 ओवर कर ली एक्स पर प्लस कर ली वी2 ओवर कर ली वाई प्लस कर ली वी3 ओवर कर ली जी। दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर। इसी तरह से हमें चाहिए वी डॉट एन डी एस। तो वी डॉट एन डी एस निकाल लेते हैं। इसके लिए देखें हमने क्या किया है कि वेक्टर वी को पुट किया है और यूनिट वेक्टर मैं इसको पीछे स्टोक्स थ्योरम में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यूनिट वेक्टर एन जो है वो एक जनरल नोटेशन, उसकी हमेशा जनरल फार्मूला यही होगा। वेरी करेगा वेक्टर टू वेक्टर, लेकिन जनरल इसका फार्मूला यही है। तो इसलिए ये यूनिट वेक्टर है विच इज़ यूनिट वेक्टर ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। तो इसकी वैल्यू इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यह आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट विद कॉस ऑफ एल्फा आई
प्लस कॉस ऑफ बीटा जे, ये देखें, प्लस कॉस ऑफ गैमा के। ये इनका डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, तो हमारे पास एक्सपेंशन से आंसर क्या आ रहा है, सिंपल। ये बराबर आएगा v1 इंटू कॉस अल्फ़ा, यह आ जाएगा v1 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा, प्लस v2 इंटू कॉस ऑफ बीटा, यह आ गया v2 इंटू कॉस ऑफ बीटा, फिर आ जाएगा v3 इंटू कॉस ऑफ गैमा, यह आ गया v3 इंटू कॉस ऑफ गैमा। ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई। साथ जो ds था, सॉरी यहाँ पे ds एस सच आ जाएगा जी, यहाँ पे ds एस सच मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ds। हाँ जी, तो अब हम डेल डॉट वी की वैल्यू, डेल डॉट वी की ये वैल्यू है, इसको इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। जो हमारी डेफिनेशन थी, जो मैथमेटिकल एक नोटेशन थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, तो उसके अंदर वापस चलते हैं, डेल डॉट वी की वैल्यू पुट करें और वी डॉट एन डी एस की वैल्यू इसमें पुट करें, तो ये एक हमारे पास मैथमेटिकल या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आ जाएगी। तो इसमें पुट करें जी वैल्यूज़, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। हम इसको वाइप आउट करते हैं पहले ऊपर से जी। तो देखें, हमने ये वैल्यूज़ जो है इस इक्वेशन में पुट कर दी हैं। डेल डॉट वी की वैल्यू लगा दी ये सारी, डेल डॉट वी की वैल्यू आ गई ये सारी, और वी डॉट एन की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, वी डॉट एन डी एस की वैल्यू। तो ये सारी वी डॉट एन की वैल्यू आ गई, या ओवरऑल वी डॉट एन डी एस की वैल्यू आ गई। तो ये जो ओवरऑल एक पूरी हमारे पास डिटेल फॉर्म बनी है, इसको हम मैथमेटिकल या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। तो अब देखें, हम इसका प्रूफ देखते हैं जी। हाँ जी बच्चों, तो हमने एक फ़िगर ड्रॉ की हुई है, और ये फ़िगर एक समझ लें कि एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये इसका मतलब एक पार्ट है ये वाला जी, यानी ये एक बॉटम पार्ट है सरफेस का और एक अपर पार्ट है। तो जो लोअर पार्ट है उसको हम S1 से डिनोट कर रहे हैं, और जो अपर पार्ट है उसको हम S2 से डिनोट कर रहे हैं। तो जो लोअर पार्ट है उसकी इक्वेशन को S1 बोल रहे हैं, और जो अपर पार्ट है उसकी इक्वेशन को हम S2 का नाम दे रहे हैं। ओवरऑल पूरी सरफेस का नाम हमने S रखा है। तो ये एक सिंपल क्लोज सरफेस है। अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक लाइन ड्रा करते हैं, तो ये इस सरफेस को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे कट कर रही है, जिससे पता चलता है कि ये एक सिंपल क्लोज सरफेस है। अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती तो इसका मतलब क्या होता कि ये एक सिंपल क्लोज सरफेस नहीं है। तो इसलिए हमने एक सिंपल क्लोज सरफेस ली है स्फेरिकल फॉर्म में। तो किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इस सरफेस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। सो लेट एस बी अ क्लोज सरफेस सच दैट एनी line parallel to coordinate axis cuts S in at most 2 points. Suppose equation of lower surface S1 be Z1 is equal to F1 xy and upper surface S2 be Z2 is equal to F of 2 xy. Let projection of the surface S on xy plane be denoted by R as shown in the figure. तो इस पूरी सरफेस S का जो प्रोजेक्शन है XY प्लेन के ऊपर, जो उसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है, उसको हमने R से डिनोट किया हुआ है। हमने इस सरफेस के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट ds भी सिलेक्ट किया है। अपर पोर्शन में हमने उसको सिलेक्ट किया है, उसको हम ds2 के नाम से लिख रहे हैं, ये ds2 है। और बॉटम सरफेस पे हमने उसको जब सेलेक्ट किया तो हम उसको ds1 के नाम से लिख रहे हैं। तो ds2 स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सरफेस है ओवर द सरफेस S1, और ds2 जो है वो भी एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सरफेस है ओवर द सरफेस S2। तो ये इस फिगर की एक्सप्लेनेशन थी थोड़ी सी। अब हम सिंपली अगर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखते हैं, तो उसके वन ऑफ द कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं, जो कि हमने जब उसकी अभी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है तो उसके अंदर मैंने ये टर्म भी लिखी थी। सो कंसीडर दी वन कंपोनेंट ऑफ द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और वो क्या चीज़ है, वो ये वैल्यू थी वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ द करली v3 ओवर करली z इंटू डी, ये बराबर था हमारे पास। हम इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो हम वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ करली v3 ओवर करली z, यानी हमारे पास जब मैथमेटिकल या रेक्टेंगुलर फॉर्म थी तो उसमें इस तरह की 3 टर्म्स थी। मैं उनमें से जस्ट वन टर्म को ले रहा हूँ।
यानी हम जस्ट वी आर सेलेक्टिंग द कंपोनेंट ऑफ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विच इज़ पार्शली डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू जी, उसका वॉल्यूम इंटेग्रल लिख रहे हैं। डी वी डेफिनेटली किसके बराबर आएगा, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जी के। इसको इस तरह से लिख दिया। अब सर फर्दर आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दें कि डी जी चूँकि विद रिस्पेक्ट टू जी डिफरेंशिएट हो रहा है तो इसको हम इसके साथ लिख देते हैं और इसका इंटेग्रल अप्लाई कर देते हैं। तो देखें हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका, दिस वैल्यू विल बी रिड्यूस इनटू सच दैट, हम अब उसको एक सरफेस इंटेग्रल के ऊपर ले रहे हैं और एक वैल्यू है उसको हमने इंटीग्रेशन की उसको सेपरेट कर दिया है, वो है करली v3 ओवर करली z इंटू डी जी ये, और जो बाकी कंपोनेंट थे dx और dy उनको ऐसा सच लिख दिया। डेफिनेटली जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो वी हैव टू अप्लाई द लिमिट, तो हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जी एक्सेस के लॉन्ग हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमने इसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है, जी एक्सेस के लॉन्ग हमारे पास लिमिट्स मौजूद हैं g1 और g2 की फॉर्म में, तो इसलिए आप इसको g1 लिख दें। g1 जो है वो फर्दर एफ ऑफ 1 एक्स वाई के इक्वल है और g2 जो है वो फर्दर एफ ऑफ 2 एक्स वाई के इक्वल है जी। तो ये लिमिट्स भी मैंने साथ अप्लाई कर दी है, इंटेग्रल जब अप्लाई किया है। तो अब देखें हम इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं अगर, तो ये इसकी इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव वापस में कैंसिल आउट होंगे, हमारे पास सिंपल एक सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा ये आर की फॉर्म में, और हमारे पास फंक्शन आ जाएगा उसको हम लिखेंगे v3 विच इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, एक्स वाई एंड जी, और इसकी जो लिमिट्स थी उनको ऐसा अप्लाई कर दिया, एफ ऑफ 1 एक्स वाई और एफ ऑफ 2 एक्स वाई, ये इसकी लिमिट्स थी, और साथ हमने इसको डी एक्स और डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टर्म यूँ आ गई हमारे पास। अब देखिए हम इसकी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के फॉर्म में, तो ये हमारे पास फर्दर इस तरह से आ जाएगी वैल्यू, सरफेस इंटीग्रल और रीजनल इंटीग्रल विल बी रिटन आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट। इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा v3 एक्स वाई जी, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे पहले, वो आएगी एफ ऑफ 2, तो उसको एफ ऑफ 2 लिख देते हैं, ये आ जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस v3 एक्स वाई, लोअर लिमिट ये आ गई। तो ये हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हम फर्दर इसको dx और dy को एज सच लिख रहे हैं, ये उसी तरह से लिखा गया जी। अब देखें हम इस a की फॉर्म में लिख लेते हैं, और इसमें ये जो v3xfy2 और v3xfyf1 जो है इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं। तो लेट्स से कि इसको हम इक्वेशन a का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन a का नाम दे के फ्रीज करते हैं फ़िलहाल, और इसमें ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं v3x/f2 और v3x/f1 इसको ढूंढते हैं कि ये क्या है। यहाँ थोड़ा सा फर्दर आप फिगर के ऊपर गौर करें तो मैंने n2 ये एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर प्लॉट किया हुआ है, इसका k के साथ ये एंगल है, ये k के साथ एंगल है, ये n2 यूनिट वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो गामा 2 है। तो इसलिए n2 जो है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है सरफेस एलिमेंट ds2 का, और इसका जो एंगल है k के साथ यानी z एक्सिस के लॉन्ग, इसका जो एंगल बन रहा है वो है गामा 2। इसी तरह से हमारे पास जो लोअर पोर्शन है उसका जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो n1 है, और ds1 के ऊपर ये नॉर्मल है, इसका ds1 का ये समझ लें या पूरी सरफेस का नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसकी पोजीशन ds1 पे है। तो n1 का जो एंगल है किसके साथ, z एक्सिस के साथ, तो ये देखें ये मैंने एंगल ये शो किया हुआ है, ये एंगल गामा 2 के नाम से है, सॉरी गामा 1 के नाम से है। तो n1 जो एंगल बना रहा है z एक्सिस के लॉन्ग, z एक्सिस के साथ उसको गामा 1 लिया है, और n2 जो एंगल बना रहा है z एक्सिस के साथ या फिर k यूनिट वेक्टर के साथ उसको हमने गामा 2 का नाम दिया है। तो यहाँ से हम इसको
इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं जी बच्चों। तो अगर हम बोलें कि here n2 makes an angle gamma 2 with k for upper portion s2, so dx into dy जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा cos ऑफ gamma 2 into ds2। ये हम लास्ट थ्योरम में भी इस कंसेप्ट को सीख चुके हैं कि जो एंगल के साथ वाला सरफेस, क्योंकि ये सरफेस इंक्लाइन है तो इसका जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो dx dy होगा, ठीक है। यानी कॉस कंपोनेंट जो है ds2 सरफेस का वो dx इंटू dy के बराबर आएगा। अगर आप नहीं इसको समझ सकते तो आप पीछे अगर चले जाते हैं जहाँ पे हमने सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना सीखा था, तो वहाँ पे मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि इसकी हमें मैंने बोला था काफ़ी ज़रूरत पड़नी है। स्टोक्स थ्योरम में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। तो बहरहाल dx dy की वैल्यू जो है वो है cos ऑफ gamma 2 इंटू ds2, क्योंकि सरफेस इस तरह से इंक्लाइन है। ये देखें, ये इंक्लाइन सरफेस है, तो हम उसका वो पार्ट लेना चाहते हैं जो x एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये उसका एंगल बन रहा था सरफेस का, तो ये अगर सरफेस ds है तो ये उसका एंगल अगर थीटा है तो ये जो कंपोनेंट आएगा उसका वो dx dy के बराबर होगा और ये ds cos ऑफ थीटा के बराबर होगा। ये इस तरह की इसकी एक्सप्लेनेशन बनती है। तो इसलिए dx dy जो है वो cos ऑफ gamma 2 इंटू ds2 के बराबर है। इस रिस्पेक्ट से अगर आप ये जो वैल्यू है v3x/f2 इसको आप यूँ लिख सकते हैं, हम जो पहले इक्वेशन ए में लिख के आए हैं। सो देयरफॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन कुड बी रिटन एज, ये था जी रीजनल इंटीग्रल वॉल्यूम v3, यानी अगर आप इस इंटीग्रेशन को इस टर्म पे सेपरेट कर दें और इस टर्म पे सेपरेट कर दें तो फर्स्ट टर्म को मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Therefore, the first term of the equation A could be written as v3 into x/f2 dx into dy is equal to, अगर आप dx dy की जगह पे क्या लगा रहे हैं देखें, dx dy की जगह पे अगर आप cos of gamma 2 into ds2 लगाते हैं, और cos of gamma 2 ds2 जो है वो किसके बराबर है, सॉरी, तो हम पहले भी मैं बता चुका हूँ कि k डॉट n लें, अगर k डॉट n तो k मैग्नीट्यूड इंटू n मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ गैमा 2 आएगा। दोनों के दरमियान में जो एंगल है, a डॉट b का फार्मूला लगा रहे हैं ना, इनकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी 1, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1, ये भी मैग्नीट्यूड 1, ये भी मैग्नीट्यूड 1, तो खाली कॉस गैमा 2। तो कॉस गैमा 2 की जगह पे आप सिंपल k डॉट n2 भी पुट कर सकते हैं, इसलिए मैं कॉस गैमा 2 को हटा के यहाँ पे k डॉट n2 पुट करूँगा, यह आ जाएगा k डॉट n2। तो इसलिए अगर आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है, अगर हमने इसको यहाँ से dx dy वैल्यू जो थी उसको हमने ख़त्म कर दिया और dx dy वैल्यू ख़त्म करके हम अपनी इक्वेशन में उसको s की फॉर्म में ले आए हैं, तो उसकी वजह से फिर हमें जो वैल्यूज़ हैं इंटीग्रेशन की, चूँकि हम एक 2 डिमेंशनल फिगर से वापस 3 डिमेंशनल में चले गए हैं, तो उसको पूरी सरफेस के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये s2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो फंक्शन था पहले लिखा हुआ उसको हम सिंपल अब v3 जनरल लिख सकते हैं, क्योंकि हम कंपोनेंट को सिंपल कर दिया है और लिमिट जो है उसको हमने पूरे पाथ पे अप्लाई कर दिया है। पहले क्या था कि जो लिमिट थी हमारे पास वो एक रीजन में थी, लेकिन कंपोनेंट जो था वो डिपेंडेंट था। अब हमने कंपोनेंट को सिंपल कर देना है, यह आ जाएगा कंपोनेंट v3 इंटू के डॉट, ये v3 खाली लिख दिया, और dx dy की जगह पे हमने क्या लिख दिया k डॉट n2 इंटू ds2, ये वैल्यू लिख दी। तो ये इस तरह से हमने यूँ समझ लें कि दोबारा से ये हमने काम स्टोक्स थ्योरम में भी किया था, रीजनल इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में वापस आ गए हैं। है तो दोनों सरफेस इंटीग्रल, लेकिन ये एक 2 डिमेंशनल वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट थी, ये ds2 जो है ये पूरे अब कर्व फॉर्म के अंदर आ गया है। ये एक प्लेनर सरफेस था और ये एक कर्व सरफेस है, ये फ़र्क है। तो ये प्लेन सरफेस से हम कर्व सरफेस में वापस आ गए हैं दोनों ही सरफेस इंटीग्रल। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया है थोड़ा सा, कि जो कंपोनेंट था वो वापस एक सिंपल फॉर्म में आ गया है, जो हमने जो सरफेस की वेरिएशन थी उसको हमने लिमिट या पाथ की फॉर्म में डिनोट कर दिया है। तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम इसकी जो सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म एक्सप्लेन हो गया, अब सेकंड टर्म को भी इसी तरह से हम लिखते हैं। तो उसके लिए हम
डेफिनेटली जो बॉटम पोर्शन ऑफ द सरफेस है उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि F1 का मतलब क्या था कि F1 इज रिप्रेजेंटिंग द लोअर पोर्शन ऑफ द सरफेस। तो वी विल इंटीग्रेट इट दिस कंपोनेंट फॉर द लोअर पोर्शन, और इसको हम इंटीग्रेट कर ले हैं फॉर द अपर पोर्शन। तो दोनों को जमा कर लेंगे तो पूरी सरफेस की इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो ये हमारा टास्क था। तो मैं इसको ज़रा वाइप आउट करके फिर दोबारा से इसको लिखता हूँ। इसकी जो सेकंड टर्म थी, ये देखें, दोबारा से लिखते हैं। सिंस द यूनिट वेक्टर n1 मेक्स एन एंगल गामा 1 विद द k, सिंस यूनिट वेक्टर n1 मेक्स एन एंगल गामा 1 विद k, हम k के साथ ही इसका एंगल ले रहे हैं, माइनस k के साथ एंगल नहीं ले रहे। तो डेफिनेटली ये मोर देन 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मोर देन 90 डिग्री एंगल में कॉस की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो विद के फॉर लोअर पोर्शन एस, फॉर लोअर पोर्शन S1, ये लोअर पोर्शन था सरफेस का। तो उसके लिए हम फिर dx और इंटू dy को इस तरह से लिख सकते हैं कि दैट इज़ इक्विवेलेंट टू माइनस कॉस ऑफ गामा 1 इंटू ds1। मैंने गामा के साथ माइनस बता दिया है, क्यों लगाया है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो एंगल है ये मोर देन 90 डिग्री है। मोर देन 90 डिग्री में कॉस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए मैंने इसको माइनस कॉस ऑफ गामा 1 इंटू ds1 लिख दिया है। तो अब अगर आप कॉस ऑफ गामा 1 को लिखते हैं तो वो आएगा माइनस k डॉट n1, कॉस ऑफ गामा 1 को हमने उसी तरह से लिख दिया इंटू ds1। ये मैं पहले जो सारा काम यहाँ पे किया था, किस तरह से इसको मैंने रिप्लेस किया है कॉस को k डॉट n1 के साथ, पहले जिस तरह से यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया था कॉस ऑफ गामा 2 को k डॉट n2 से, और कॉस ऑफ गामा 1 को हमने k डॉट n1 से उसी तरह से रिप्लेस कर दिया है। ये भी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये जो वैल्यू आई है माइनस k डॉट n1 ds1, इसको इस टर्म पे अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट, ये देखें ये आ जाएगा रीजनल इंटीग्रल या फिर सरफेस इंटीग्रल था पहले, लेकिन ये एक इसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व थे वो x और y थे, और ये एक प्लेन सरफेस थी। तो उसमें हमने इसको देखें, ये टर्म थी v3xy f1, v3xy f1 इंटू dx dy, ये टर्म जो थी यानी सेकेंड टर्म ऑफ दिस इक्वेशन ए जो है ये बराबर आ गई। अब हमारे किसके पास किसके बराबर आ जाएगी, ये देखें। अब हमने चूँकि dx dy को x की फॉर्म में डिनोट कर दिया है, तो लिहाजा जो लिमिट है ये इसको हम चेंज करके s1 पे ले जाएंगे, और ये जो फंक्शन है ये इसको सिंपल हम v3 लिख देंगे, और जो dx dy जो है ये आ जाएगा उसी तरह से माइनस k डॉट n1 इंटू ds1। इस माइनस को हम शुरू में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। तो ये काम हम ग्रीन थ्योरम में भी किया, फिर स्टोक्स थ्योरम में भी किया कि हम बाज़ दफ़ा जो है फंक्शन को सिंप्लीफाइड करते हैं, उसको सिंपल कंपोनेंट के फॉर्म में ले आते हैं, और जो उसकी वेरिएबिलिटी होती है उस वेरिएबिलिटी को हम पाथ की फॉर्म में, उसकी लिमिट के फॉर्म में शो कर देते हैं। तो पहले ये चूँकि पूरे रीजन पे इस तरह से प्लेन सरफेस पे अप्लाई हो रहा था इसका इंटीग्रेशन, अब इस पूरी कर्व सरफेस पे अप्लाई होगा। तो ये प्लेन सरफेस से हम कर्व सरफेस में चले गए इस तरह से जी। तो अब हम वापस चलते हैं इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए में ये वैल्यू पुट कर दें, ये वाली वैल्यू, लेट्स से कि इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन ए में वापस पुट करते हैं। तो हम लिखते हैं इक्वेशन ए बिकम्स, सो इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए की लेफ्ट साइड भी थी वो भी मैं लिख देता साथ ही। सो इक्वेशन ए बिकम्स, वो था जी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द करली v3 ओवर
करली जी, ये थी वैल्यू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ करली v3 ओवर करली जी इंटू डी वी इज इक्वल टू, अब इस टर्म की जगह पे इक्वेशन ए में हमने जो वैल्यू निकाली है वो है S2, उसको लिख देता हूँ, ये आ जाएगा S2 V3 इंटू के डॉट N2 इंटू DS2, ये आ जाएगा। फिर माइनस ये और माइनस, ये माइनस यहाँ पे भी है और ये माइनस यहाँ पे भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा S1, यानी जब ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो गए, ये आ जाएगा S1। हाँ जी, तो ये वैल्यू थी, सॉरी, S1 इंटू V3 के डॉट N1 DS1। तो अब देखें, ये हमारे पास अपर पोर्शन का इंटेग्रल है V3 कंपोनेंट के लिए और ये लोअर पोर्शन का इंटेग्रल है V3 कंपोनेंट के लिए। तो V3 कंपोनेंट को हम अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जनरल अगर आप लिखते हैं तो दोनों को ऐड करने से इसका मतलब V3 को पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो इसलिए इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म फर्दर हम इसको यूँ लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म कह लें कि जनरली वी कुड राइट सिंपली फॉर द सरफेस एस, क्योंकि दोनों को ऐड किया टर्म्स को, तो V3 के डॉट एन इंटू डी एस के बराबर आएगी ये टर्म। यानी दोनों को ऐड किया तो टोटल सरफेस बराबर आ जाएगी और टोटल यूनिट वेक्टर आ गया और ये टोटल सरफेस की इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। तो ये हमारे पास अगर हमने एक कंपोनेंट लिया था, किसका हमने कंपोनेंट लिया है अपने मतलब लेफ़्ट साइड डाइवर्जेंस मैथमेटिकल फॉर्म में हमने करली V3 ओवर करली जी का एक कंपोनेंट लेके उसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास ये आंसर आया है। तो अब अगर आप इसको बाकी टर्म्स के ऊपर भी अप्लाई करें, यानी करली V3 ओवर करली जी के बजाय करली V2 ओवर करली वाई और करली V1 ओवर करली एक्स के ऊपर भी अप्लाई कर लें, तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो देखें, बाय जनरलाइजिंग दिस आइडिया, इस आइडिया को या इस इक्वेशन के अंदर जो सिमेट्री है उसको हम जनरलाइज करते हैं। तो सिमिलरली फॉर द अदर टर्म्स, जो दूसरी टर्म्स आएंगी उनके लिए भी हम इसी तरह की इक्वेशन लिख सकते हैं। वो जो कंपोनेंट थे, देखें एक कंपोनेंट आया था, हम अगर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ करली V2 का कंपोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वी, तो ये बराबर आएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ V2, यानी ये सेकंड कंपोनेंट है तो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट, यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट था, यहाँ पे थर्ड कंपोनेट, यहाँ पे y वेरिएबल z वेरिएबल था तो यूनिट वेक्टर क्या आ रहा था, यहाँ पे y वेरिएबल है तो यूनिट वेक्टर j आएगा, j डॉट n ds। तो इसको भी जनरलाइज कर दिया हमने। इसी तरह से हम जो थर्ड टर्म है उसको लिख लेते हैं। आप इसको कह लें ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। वैसे भी पहले भी हम कोई इक्वेशंस के नाम दे चुके हैं, लेकिन चलें हम फिर दोबारा सिर्फ आपको समझाने की खातर इसका फिर नाम 1, इसका 2, और ये जो थर्ड टर्म आएगी ये वाली, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इनटू डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ V2, यहाँ पे j आया था तो यहाँ पे आएगा i डॉट n इंटू डी एस। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 3। तो इन तीनों इक्वेशंस को जमा करते हैं, तो इन इक्वेशंस को जमा करेंगे तो हमारे पास वापस रेक्टेंगुलर या फिर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम आ जाएगी। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दें। तो ऐड अप करने से देखें लेफ़्ट टर्म में ये ऐड होगी, तो ये फर्स्ट, ये इसकी लेफ़्ट टर्म, ये भी इसकी लेफ़्ट टर्म, ये भी इसकी लेफ़्ट टर्म, तो ये तो सारा कॉमन आ रहा है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल हर टर्म में मौजूद है। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं जी, ऐड करने से वॉल्यूम इंटीग्रल, सबसे पहले ये कंपोनेंट लिख लें आप तरतीब से, करली V1 ओवर करली एक्स, फिर ये कंपोनेंट लिख लेते हैं करली सेकंड इक्वेशन में, करली V2 ओवर करली वाई,
फिर करली v3 ओवर करली जी। तो ये होल वॉल्यूम इंटीग्रल चूँकि तमाम कंपोनेंट्स पे अप्लाई हो रहा था, इसलिए मैंने उसको कॉमन लेके सबके साथ इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बराबर आ गया है किसके, अब राइट साइड से इसकी ऐड करते हैं। राइट साइड इक्वेशन 1 में देखें, वो है सरफेस इंटीग्रल, ये भी इसके ऊपर भी सरफेस इंटीग्रल अप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर भी सरफेस इंटीग्रल, तीनों के ऊपर सरफेस इंटीग्रल अप्लाई हो रहा है 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको कॉमन ले सकते हैं। हम सिंपली लिख देते हैं सरफेस इंटीग्रल v1, पहले लिख लें v1, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने v1 लिखना था, ये आ जाएगा v1। तो v1 i डॉट n आ जाएगा, या फिर v1 i लिख दिया, फिर प्लस v2 j लिख दिया, फिर प्लस v3 k लिख के, क्योंकि डॉट nds जो है वो तमाम टर्म्स में कॉमन है, ये तमाम टर्म में डॉट nds पुट अप कर दिया। तो ये हम सिंपली इसको ऐड किया तो ये देखें हमारे पास वापस वही फॉर्म आ गई मैथमेटिकल या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, जो कि सिंपली हमने लिखी थी। इसको हमने लिखा था कि दैट इज़ दी डाइवर्जेंस डेल डॉट v dv इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर ds, या फिर v डॉट nds लिख सकते हैं आप इसको। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था जी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको प्लीज़ याद रख लें।